नमस्कार, न्यूज इंडिया 24/7 के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। आज की सबसे बड़ी खबर, संसद का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। ठीक 1 घंटे बाद राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ ये सत्र शुरू होगा। इसके साथ ही आज आर्थिक सर्वेक्षण भी पेश किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का यह पहला अभिभाषण होगा संसद में। जब चुनाव हुआ उसके बाद ये पहला सत्र होगा जब द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति के तौर पर बजट अभिभाषण को करेंगी। उसकी शुरुआत 11 बजे होगी। इससे पहले उनका कारवां राष्ट्रपति भवन से रवाना होकर संसद भवन पहुंचेगा। प्रधानमंत्री उनका स्वागत करेंगे। इसके साथ साथ राज्यसभा के सभापति और लोकसभा के अध्यक्ष भी उनके स्वागत के लिए तैयार होंगे। राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ ही बजट का ये सत्र शुरू होगा। इसके बाद बजट सत्र के अभिभाषण के बाद आर्थिक सर्वेक्षण भी पेश किया जाएगा, जिससे देश की अर्थव्यवस्था के हाल पर एक सरसरी नज़र आपको मिल पाएगी, निगाह मिल पाएगी कि कल का जो बजट आने वाला है, जब कल बजट पेश किया जाएगा उसकी स्थिति क्या होगी, वो भी इससे समझ में आ सकती है। आर्थिक सर्वेक्षण से बताया जा रहा है, IMF ने भी कहा है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले में बेहतर है। हालांकि कमज़ोर रही है जो उम्मीद की जा रही थी उससे, लेकिन फिर भी वो बेहतर है। आज आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री उसको आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेंगे। उससे पहले संसद के सेंट्रल हॉल में राष्ट्रपति अभिभाषण करेंगे, जिसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों जगहों के जो सांसद हैं, राज्यसभा और लोकसभा के, वो शामिल होंगे अभिभाषण में। कांग्रेस के बहुत सारे सांसद भारत जोड़ो यात्रा की वजह से श्रीनगर में फंसे हुए हैं, लेकिन कांग्रेस ने स्पष्ट किया है कि कांग्रेस के नेता सोनिया गांधी इस अभिभाषण में ज़रूर शामिल होंगी। आज से बजट सत्र शुरू हो रहा है। आपको जानकारी होगी कि बजट सत्र जब शुरू होता है तो वो राष्ट्रपति के अभिभाषण से होता है। राष्ट्रपति संयुक्त सभा को लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसदों के साथ सेंट्रल हॉल में सत्र को संबोधित करेंगे और उसके साथ ही बजट सत्र की बात होगी। श्रीनगर में कांग्रेस के बहुत से सांसद फंसे हुए हैं, जिन्हें आज सुबह दिल्ली पहुंचना था, लेकिन जो कोहरा बना हुआ है, मौसम का हाल खराब है, उस वजह से बहुत से सांसद वहां फंसे हुए हैं। कैसा होगा बजट सत्र, कैसा होगा हमारा आर्थिक सर्वेक्षण, इस सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। डॉक्टर शरद कोहली जो अर्थशास्त्री हैं वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता वैभव अग्रवाल और कांग्रेस के नेता कुंतल कृष्ण भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर शरद कोहली, सबसे पहले आपसे समझना चाहता हूं, हालांकि बजट सत्र शुरू होगा, उसमें अभिभाषण के बाद आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा। अभी IMF ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि कंपैरेटिव तौर पर भारत की अर्थव्यवस्था बेहतर है दूसरे देशों के मुकाबले। आप कैसे देख रहे हैं आर्थिक सर्वेक्षण को और हिंदुस्तान के माली हालात को? सर अनम्यूट कर लें अपने को। क्षमा कीजिए। बाकी की दुनिया का जो टोटल ग्रोथ का अनुमान दिया गया है जी, वो 2.9% का आज ही निकल के आया है जी। और भारत का अनुमान आपने देखा होगा, IMF ने बहुत अच्छी कमेंट्री करी है कि हम 6 और 7 6.8% की बात की गई। तो मुझे लग रहा है कि बाकी दुनिया से अच्छे हैं, पर यह सच है कि अगर बाकी दुनिया इस साल के अंत तक मंदी में जाती है, जो कि मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि जिस प्रकार से बेतहाशा इंटरेस्ट रेट बढ़ाए गए, और एक दशकों के काम की बात मैं बता दूं, लोग सोचते हैं ये जो सेंट्रल बैंक ब्याज के रेट बढ़ाते हैं इसका असर फौरन दिखता है, इसका असर करीब 6 से 9 महीने में दिखाई देता है। तो अब जो ये बेतहाशा इंटरेस्ट रेट्स फेड ने, अमेरिकन फेड ने, बाकी के सेंट्रल बैंक ने, यूरोप ने, जापान ने, इंग्लैंड ने जो बढ़ाए हैं जी, इनका असर, आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि 2023 में ऐसा क्या होने वाला है जो मंदी की बात करी जा रही है, तो वो जो इंटरेस्ट रेट्स का असर है वो अब आ जाके दिखाई देगा। तो उसका भारत को भी असर थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि भारतीय इकोनॉमी पूरी तरह से इम्यून है, हम भी एक ग्लोबल फैमिली का हिस्सा हैं, और उस ग्लोबल फैमिली का हिस्सा होते हुए हमें भी वो हेडविंड, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं हेडविंड्स, और 4 इंजन विजय होते हैं अर्थव्यवस्था के। मैं चारों इंजन, क्योंकि आपका सारा आगे डिस्कशन इसके इर्द गिर्द ही जा सकता है। पहला सरकारी खर्च, यानी जो सरकार गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होता है। दूसरा होता है निजी निवेश, जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट फिक्स डिपॉजिट बनाने को नहीं होता, इन्वेस्टमेंट का मतलब है जो इंडस्ट्री या जो बिजनेस और उद्योग जो निवेश करते हैं। तीसरा होता है कंजम्पशन और चौथा होता है एक्सपोर्ट। ये 4 इंजन से इकोनॉमी चलती है विजय, और मुझे लग रहा है जो चौथा इंजन है एक्सपोर्ट का, इसमें थोड़ा सा चैलेंज आने का इस बार खतरा है, क्योंकि
जब वैश्विक मंदी होगी तो भारतीय सामान कहाँ एक्सपोर्ट किया जाएगा। तो मुझे लग रहा है इस बजट में एक्सपोर्ट पर थ्रस्ट दिया जाएगा कि किसी भी तरह लोगों को मोटिवेट किया जाएगा, आप अच्छी सेल्समैनशिप करिए, आप जो मर्जी करिए, आप जाके एक्सपोर्ट करिए, क्योंकि एक्सपोर्ट में चैलेंज है। बाकी के जो शुरू के 2 इंजन है, पहले इंजन का बात करें और यही इकोनॉमिक सर्वे का परिप्रेक्ष्य भी रहेगा। जी, सरकारी खर्च में विजय मुझे नहीं लग रहा कोई कमी आएगी, क्योंकि सरकारी खर्च पिछले साल 7.5 लाख करोड़ का केपेक्स था। इस साल मुझे उम्मीद है 9 साढ़े 9 लाख करोड़ के करीब ये जाएगा। जी। निजी निवेश उसके पीछे पीछे चलता है, थोड़ा कम रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। निजी निवेश बहुत अच्छा नहीं रहा है। इंडस्ट्री ने जिस स्पीड से जी। इन्वेस्ट करना चाहिए था उस स्पीड से नहीं किया। वित्त मंत्री महोदया ने पीछे कहा था अनलीश द एनिमल स्पिरिट, उन्होंने आह्वान किया था उद्योग का कि आप भी आके इन्वेस्ट करिए। जी। तीसरा इंजन सबसे ज्यादा ट्रिकी इंजन है, जिसपे मुझे लग रहा है बजट और आर्थिक सर्वेक्षण भी फोकस करेगा, वो है कंजम्पशन। जी। देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था 55 से 60% कंजम्पशन से बनती है, और उसके लिए लोगों की जेब में पैसा चाहिए, उसके लिए आपको खर्च का प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, प्रोपेंसिटी टू स्पेंड जिसको कहते हैं, वो चाहिए। जी। तो ये आयकर एक ऐसा माध्यम है, चाहे भले ही 1.5 करोड़ लोग असल में इनकम टैक्स देते हैं, 7 साढ़े 7 करोड़ लोग रिटर्ने फाइल करते हैं विजय जी। पर फिर भी मुझे लग रहा है कि लोगों की जेब में पैसा अगर जाएगा, किसी भी तरीके की आयकर की राहत अगर आती है, जो कि पिछले कई वर्षों में चर्चा बहुत मेजर तौर पे नहीं देखी गई। जी। तो क्योंकि यह आखिरी वर्ष है सरकार के सामने पूरा बजट प्रस्तुत करने का, अगला बजट शायद वोट ऑन अकाउंट होगा, तो मुझे लग रहा है कि कंजम्पशन पे सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए कि लोग अगर खरीदेंगे जाके सामान तो ये अर्थव्यवस्था का चक्कर चलता रहता है जी। उसके लिए लोगों की जेब में, लोगों की इनकम बढ़ाना, लोगों की जेब में पैसा देना। और इसमें विजय कृषि क्षेत्र का बहुत महत्व रहेगा, क्योंकि कृषि 60 से 70% आबादी आज भी हमारी कृषि पर निर्भर है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जी। तो मुझे लग रहा है, और उसका कंट्रीब्यूशन जो है कृषि क्षेत्र का हमारी जीडीपी में विजय, वो मात्र 15-16% है। तो ये जो स्क्यूड नंबर्स हैं, ये जो अजीब से नंबर्स हैं कि 60-70% आबादी जिस क्षेत्र पर निर्भर है, उसकी जीडीपी में कंट्रीब्यूशन मात्र 15-16% है। तो ये मुझे लग रहा है इस गैप को भरना पड़ेगा। और एक और आर्थिक सर्वेक्षण में फोकस जो मुझे लगता है होना चाहिए, मालूम नहीं होगा कि नहीं जी, वो है ये जो इनइक्वालिटी ऑफ इनकम है। और मैं आज न्यूज इंडिया पे एक आंकड़ा देना चाहता हूं, आई एम श्योर आपको तो मालूम होगा, आप तो निरंतर एनालिसिस करते रहते हैं कि मात्र हम 140 करोड़ में से 10% लोग ऐसे हैं, विजय ध्यान दीजिएगा, मात्र 10% लोग ऐसे हैं जिनकी आय 25,000 रुपए या उससे ज्यादा है। अब आप मुझे बताइए, 14 करोड़ लोग इस देश में हैं जो 25,000 से ज्यादा कमाते हैं। तो मुझे लग रहा है ये जो इनकम का गैप है, इस गैप को भरने में ही भारत की तरक्की कहीं छुपी हुई है विजय। ठीक है सर, इस पर चर्चा करेंगे आपके साथ, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन भी आपने दी है। कुंतल कृष्ण साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के नेता हैं। कुंतल जी, आप किस तरह से देख रहे हैं इस बजट सत्र को? क्या संभावनाएं, क्या उम्मीदें और क्या आशंकाएं आपकी हैं? विजय जी, देखिए, जैसा कि अभी हमारे मित्र भी कह रहे थे, अर्थशास्त्री हैं, आर्थिक विषयों पे उनकी बहुत ज़्यादा पकड़ है, पर ठीक है, दुनिया ने एक पैंडेमिक झेला, उसके बावजूद भी जिस तरीके से भारत की इकोनॉमी चल रही है वो हमारे लिए चिंता का विषय तो है ही है जी। हमारे पड़ोस में बांग्लादेश है। आप देखें, बांग्लादेश आज हमसे बहुत ज़्यादा बेहतर स्थिति में है विजय जी। आपको मैं एक डेटा बताता हूं, बांग्लादेश का पर कैपिटा जीडीपी जो है वो क्रॉस कर गया है इंडिया के पर कैपिटा जीडीपी को 2021 में। तो जब हम बात करते हैं कि भाई दुनिया से हम अपने आप को कंपेयर करते हैं कि भाई यहां पे स्लम्प आया हुआ है तो हम अपनी पीठ थपथपाते हैं, हम आज की जो वस्तु स्थिति है हम उसे क्यों नहीं देखते हैं? हमारा फिस्कल डेफिसिट कहां पे है, हम उसे क्यों नहीं देखते हैं? अभी हमारे अर्थशास्त्री मित्र बहुत कुछ, देखिए, सरकार को इन बातों को ध्यान देना होगा, सिर्फ अपनी पीठ थपथपाने से काम नहीं चलेगा जी। इसीलिए इस सरकार को इस बात को बिल्कुल इस चीज पे, इस बजट सेशन में सरकार को एक ऐसा बजट देना होगा जो इस देश के आम नागरिक का बजट हो। सिर्फ और सिर्फ वो जो कहते हैं कि वो जो सिर्फ एक छोटा सा स्ट्राटा है जिस पे आज तक मोदी की सरकार ध्यान देती आई है, उन लोगों को छोड़ करके जो बड़ा मास है, जो इस देश का आम जनता जो एक बड़ा कॉन्स्टिट्यूट करती है, उस पे सरकार को ध्यान देना होगा। जी जी। डॉक्टर कोहली, कुंतल जी जो बात कर रहे हैं, लेकिन आपने जो बात महत्वपूर्ण एक और कही थी, दोनों मिली हुई है। इनइक्वलिटी जो है हमारे यहाँ पर इनकम की, प्रॉपर्टी की, असेट्स की, उसका क्या रास्ता है?
2021 में जब निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश किया गया था तो उसे कहा था वंस इन ए सेंचुरी बजट, ठीक है। अब आज जब आखिरी बजट इस दूसरे कार्यकाल का माना जा रहा है, पूर्ण बजट, कंप्लीट बजट जिसे हम कहते हैं, तो उसको आप कैसे देख रहे हैं? और जब हमारी 10% आबादी 25,000 रुपये से ज़्यादा कमाते हो तो ये आंकड़े IMF और ये जो डॉक्टर शरद कोहली जैसे विद्वान लोग हैं उनकी जो रोजी पिक्चर है वो कहाँ होती है? पॉकेट में तो नहीं है ना पैसा मेरे सर। देखिए विजय, ये जो इनइक्वालिटी ऑफ इनकम है, पहली बात तो ये ध्यान देने वाली बात है, मैं किसी राजनीतिक पक्ष से नहीं आता हूं और मैं नहीं, मैं आपसे ये अर्थव्यवस्था समझना चाहता हूं, राजनीति की बात नहीं जी। तो ये जो इनइक्वालिटी ऑफ इनकम है ये दशकों से चली आ रही है। ये कोई ये नहीं कि पिछले 7-8 साल में ज्यादा इनइक्वालिटी बढ़ गई है, ऐसा कुछ नहीं है। पहली बात, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम, यहाँ गरीबों और अमीरों के बीच में जो फर्क था वो सदियों से चला आ रहा है। इसमें कोई भी राजनीतिक पक्ष अपना पल्ला नहीं झाड़ सकता कि साहब हमारे राज्य में तो ऐसा नहीं था, अब ये ज्यादा बढ़ गया, ऐसा कुछ नहीं है। पहली बात। दूसरी बात, हमारे जो माननीय प्रवक्ता हैं, हमारे मित्र हैं कांग्रेस के, उन्होंने बांग्लादेश का एग्जाम्पल दिया। तो बांग्लादेश की ये सही बात है कि पर कैपिटा, क्योंकि उनकी आबादी कम है, पर कैपिटा हमसे 19-20 फर्क हो सकती है, परंतु बांग्लादेश की जो माली हालत है, आर्थिक हालत, वो ठीक इस समय बहुत अच्छी नहीं है। आज से 2-3 साल पहले बांग्लादेश की हालत बहुत अच्छी थी, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी थी, टेक्सटाइल में उनका वर्चस्व था। अब उनकी हालत उतनी नहीं थी, उनकी अभी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है। भारत के पड़ोस में तीनों तरफ, उधर श्रीलंका, उधर पाकिस्तान, इधर बांग्लादेश, इस समय आर्थिक रूप से मैं मानता हूं कि एक हाहाकार जैसी परिस्थिति है, जहां पर बहुत दिक्कत है। अब जहां तक बात आती है कि ये जो लोगों की आय है, क्या ये बजट लोगों की आय बढ़ाएगा? तो देखिए, लोगों की आय बढ़ाने का तो विजय तरीका एक ही है जी, कि देश उन्नति करे, देश तरक्की करे, देश की ग्रोथ की रफ्तार तेज हो। तो जैसे जैसे रफ्तार तेज होती है तो लोगों को मिला के देश बनता है। ऐसा तो नहीं है कि देश एक अलग चीज है और देश की जनता अलग चीज है। तो जब देश की प्रगति होगी तो वो अपने आप लोगों की इनकम बढ़ती, स्वाभाविक रूप से बढ़ती है। पर सवाल यह है कि हमारी आबादी इस समय इतनी बड़ी समस्या है, जहां आबादी एक तरफ हमारे पास एसेट है, हम 140 करोड़ लोग हैं, और जैसे ही यहाँ पर आमदनी बढ़ने लगती है, GDP बढ़ने लगती है, उससे ज्यादा आबादी बढ़ जाती है। तो क्या होता है, वही थोड़ी सी मिठाई वो थोड़ी थोड़ी सबके हिस्से में आती है। तो विजय, मुझे लगता है बहुत सारी चीजें हैं इसमें। बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है, जो मुझे लग रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण में और बजट में जिसका फोकस रहना चाहिए। लेकिन उसका इलाज क्या होगा डॉक्टर साहब, उसका इलाज क्या होगा? मैं इस पर आपसे चर्चा करूंगा कि फोकस तो ठीक है, इलाज क्या होगा इस पर मैं आपसे समझना चाहूंगा। लेकिन मेरे वरिष्ठ सहयोगी और हमारे न्यूज एडिटर आशिफ इकबाल साहब इस वक्त श्रीनगर में हैं। वहां पर भारत जोड़ो यात्रा अभी कल खत्म हुई है, उसके बाद कांग्रेस के भी बहुत सारे सांसद मौसम की वजह से वहां फंसे हुए हैं। आशिफ साहब, क्या स्थिति है मौसम की और वहां से कांग्रेस के सांसदों के आने की, और आपकी भी? आप कितने सुरक्षित हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? बेज जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए ये चर्चा बहुत ही शानदार हो रही थी और मैं भी लगातार फोन पे सुन रहा था, लगभग 10 मिनट से मैं भी सुन रहा हूँ। इतना इंटरेस्टेड चर्चा था कि मुझे भी इंटरप्ट करना अच्छा नहीं लगा। लेकिन क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि चर्चा हम कर रहे हैं, चर्चा में शामिल होने वाले जो अहम लोग हैं वही इस वक्त वेटिंग लिस्ट में है। मतलब साफ तौर पे कांग्रेस के तमाम सांसद जो है वो इस वक्त श्रीनगर एयरपोर्ट पे है, और मैं खुद इस वक्त श्रीनगर एयरपोर्ट पे हूँ। आपको पीछे मेरे पीछे आवाजें सुनाई पड़ रही होंगी। कई सारे सांसद हैं जो बहुत परेशान हैं, बहुत काफी, क्योंकि तैयारी करके रखा हुआ था उन लोगों ने कि वो सीधे पहुंचेंगे और अभिभाषण में हिस्सा लेंगे। क्योंकि देखिए ये बात तय है, और हम जैसा कि सभी लोगों को मालूम है कि सांसद चाहते हैं भाषण में पार्टिसिपेट करना, सुनना चाहते हैं। वो उसमें अगर पार्टी ने बैकआउट कर लिया, जैसे आम आदमी पार्टी ने बैकआउट किया, अगर उस तरीके से कांग्रेस का डिसीजन होता तो बात अलग थी। लेकिन कांग्रेस ने बैकआउट का डिसीजन नहीं लिया था, कांग्रेस पार्टिसिपेट करने वाली थी राष्ट्रपति के अभिभाषण में, और इसीलिए ये माना जा रहा था कि आज तमाम सांसद जो होंगे वो उस वक्त पार्लियामेंट में मौजूद रहेंगे। लेकिन ये दुर्भाग्य कह लीजिए या जो भी, क्योंकि ये तमाम सांसद इस वक्त एयरपोर्ट पे हैं श्रीनगर में, जिनकी क्योंकि 2 बार फ्लाइटें चेंज हो चुकी हैं। पहले 2 बार फ्लाइट यहाँ से चेक ऑफ होनी थी, लेकिन वो नहीं हो पाई, और अभी भी 11:40 की जो फ्लाइट है उसमें उम्मीदें की जा रही है कि ये लोग जाएं। लेकिन जब तक ये पहुंचेंगे तब तक अभिभाषण लगभग खत्म हो चुका होगा, खत्म होने के समय पे होगा। तो इसलिए ये कह सकते हैं कि कांग्रेस चाह के भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाई। जयराम रमेश का भी ट्वीट आया है कि हम लोग मौसम के मार की वजह से हम श्रीनगर में फंस गए, और हमारे तमाम सांसद, यहाँ तक कि LOP जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं वो भी यहीं पे हैं। तो ये साफ तौर पे ये कह सकते हैं कि ये तमाम सांसद जो है इस वक्त एयरपोर्ट पे हैं विजय जी, जिसकी वजह से ये लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं। और ये कह सकते हैं कि सामने से जो अहम जानकारी इनको मिलनी चाहिए थी, अब इनको आपके जरिए ही मिलेगी। जी आशिफ साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट भी दिया, और आप अपना भी ख्याल रखिए क्योंकि आप लगातार वहां पर लगे हुए हैं। श्रीनगर का मौसम भी इस वक्त खराब है, तो अपना भी ख्याल रखिएगा।
मेरे सहयोगी आशिफ इकबाल साहब इंफॉर्मेशन दे रहे थे, अपडेट दे रहे थे कि कांग्रेस के ज़्यादातर सांसद इस समय श्रीनगर एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं और वो संभावना है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में शामिल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इस वक्त 10:15 बज रहे हैं और 11:40 की फ़्लाइट वहाँ से एक संभावित बताई गई है कि यदि वो उड़ेगी तो यहाँ दिल्ली कब पहुँचेगी, तब तक शायद राष्ट्रपति का अभिभाषण खत्म हो जाए। मेरे सहयोगी राजीव तिवारी भी इस वक्त जुड़े हुए हैं, जो इस समय संसद भवन पर मौजूद हैं। हमेशा से लंबे समय से संसदीय राजनीति को कवर करते रहे हैं। राजीव, क्या अपडेट है इस समय, क्या होने वाला है राष्ट्रपति अभिभाषण में? कांग्रेस के सांसद नहीं आ पाएंगे, आम आदमी पार्टी ने बहिष्कार किया है। किस तरह से आप देख रहे हैं इस बजट सत्र को? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो आज सबकी नज़र राष्ट्रपति की अभिभाषण पे है। सभी लोगों को लग रहा है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में कुछ पॉजिटिव मैसेज आएगा। आपने देखा कि अभी आम आदमी पार्टी के नेता इसका विरोध कर रहे हैं कि अभिभाषण का जो अभिभाषण होता है राष्ट्रपति का, वह सरकार के फेवर में होता है। इसको लेकर के संजय सिंह जो राज्यसभा सांसद हैं वो एक प्रेस वार्ता भी करने वाले हैं, लेकिन कांग्रेस की तरफ से ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया है। कांग्रेस के जो सांसद हैं वह इस समय जम्मू कश्मीर में, चूंकि वो लोग भारत जोड़ो यात्रा में गए थे, वहाँ पे फंसे हुए हैं। अगर सरकार की बात की जाए तो सरकार की तरफ से जो सांसद हैं, जो मंत्री हैं, नेता हैं, उन लोगों की तरफ से यही कहा जा रहा है कि यह जो बजट है, यह इस बजट में सभी वर्ग के लोगों के लिए कुछ न कुछ खास होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर वर्ग को लेकर के साथ चले हैं। साथ ही जो लगातार महंगाई की बात सामने आ रही है, तो एक मैसेज ये भी सरकार की तरफ से दी जा रही है कि सरकार की तरफ से देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन भी दिया जा रहा है। सरकार इसको भी ध्यान में रखकर चल रही है। तो तमाम पॉजिटिव चीज़ें सरकार कर रही हैं। मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रधानमंत्री भी ने अपने मंत्रियों से कहा था कि आप लोग जो सरकार की योजना है उसके बारे में जानकारी दीजिए, अपना कम प्रचार कीजिए। तो इस बजट को लेकर के लोगों में एक उत्साह है। सभी सेक्टर के लोगों को ये उम्मीद है कि कल निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री हैं, कल जब अपना पिटारा खोलेंगी तो सबके लिए कुछ न कुछ उसमें मैसेज होगा, सकारात्मक मैसेज होगा। जी कुंतल जी, अभी आशिफ साहब बता रहे थे, आपको भी जानकारी होगी कि आपकी पार्टी के ज़्यादातर सांसद श्रीनगर में फंसे हुए। हालांकि मौसम के लिए तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये बड़ी घटना होगी कि देश की जो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है वो राष्ट्रपति के अभिभाषण में मोटे तौर पर मौजूद नहीं होगी, और जो एलओपी है, जिनको फर्स्ट रो में स्पेस मिलती है प्रधानमंत्री के साथ साथ, वो भी इसमें मौजूद नहीं होंगे। लेकिन क्या आप समझते हैं कि बजट सत्र को लेकर कल जब सर्वदलीय बैठक थी उसमें भी कांग्रेस शामिल नहीं थी, नाराजगी ज़्यादा है या कोई बहाने हैं? विजय जी, देखिए, बजट सत्र में इस देश की सरकार से नाराजगी तो हमें है ही। जिस तरीके से आर्थिक नीतियों को वो परस्यू कर रहे हैं उससे तो विपक्ष नाराज है ही, खास करके कांग्रेस पार्टी। पर फिर भी बजट सत्र में हमारे जो भी सांसद दिल्ली में उपलब्ध रहेंगे जी, वो बजट सत्र में भी रहेंगे और आज माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में भी वो उपस्थित रहेंगे जी। आपको पता है श्रीनगर में हमारे पार्टी का बहुत बड़ा कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम के सिलसिले में हमारे ज्यादातर अधिकांश सांसद और हमारे बड़े नेता वहीं पे हैं और मौसम खराब होने के कारण वो वापस दिल्ली नहीं आ पाए। फिर भी हमारी पार्टी का स्टैंड बहुत क्लियर है और सरकार से हमें बहुत चीजों पे सवाल पूछने हैं। जो सवाल तो हम पूछेंगे ही पूछेंगे जी। सरकार को हम ऐसे नहीं जाने दे सकते। सर, अभी हमारे कुंतल जी जो मित्र हैं वो भी कुंतल जी चिंता है, एक चीज आपसे जायज है और वो ठीक है। कुंतल जी, एक चीज समझना चाहता हूँ आपसे पहले, नहीं एक चीज समझना चाहता हूँ। आपने कहा कि हम सवाल पूछेंगे, विपक्ष का अधिकार ही है सवाल पूछने का और संसद का सत्र होता ही इसलिए कि आप सवाल पूछे। लेकिन पिछला अनुभव ये रहा है कि आप सवाल पूछने के बजाय बहिष्कार ज्यादा करते हैं और हाउस में नहीं रहते, हाउस को चलने नहीं देते हैं। विजय जी, जब सरकार की मंशा ही नहीं होगी डेमोक्रेटिक तरीके से हाउस चलाने की तो हम क्या करेंगे जी? सरकार की मंशा ही नहीं होती है कि सदन में बातचीत हो, सदन में सवाल जवाब हो जी। भारत की संसद ही एक ऐसी जगह है जहां पे हम सरकार से सवाल पूछते हैं और सरकार मैंडेटेड है हमारे जवाब को देने के लिए, परंतु सरकार की मंशा ही नहीं है। सरकार तो डेमोक्रेटिक तरीके से, सरकार तो गणतांत्रिक तरीके से सरकार चलाना ही नहीं चाहती है, संसद नहीं चलने देना चाहते हैं। वैसी स्थिति में हमें फिर वो सारे अपने विरोध के तरीके अख्तियार करने पड़ते हैं। और सरकार से सवाल पूछने के लिए तो हम हैं ही और सरकार को हमारे सवालों का जवाब देना पड़ेगा। विजय जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता भी जुड़ गए हैं, वैभव साहब। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बजट सत्र शुरू हो रहा है और अभी अभी खबर आई है कि सेंसेक्स जो है 325 पॉइंट लुढ़क गया है। ये बहुत अच्छी खबर तो नहीं है आपके लिए, लेकिन आप कैसे देख रहे हैं इसको? नमस्कार विजय भाई, सुप्रभात।
जी। और हमारे सभी पैनलिस्ट को, मित्रों को बहुत बहुत नमस्कार। विजय भाई, सेंसेक्स 354 पॉइंट गिर गया है। सुबह सुबह का समय 10:21 का, करीब 40 मिनट हुए खुले हुए। मॉर्निंग करेक्शन होता ही होता है। जी। जरूरी नहीं होता सेंसेक्स में कि मॉर्निंग में हमेशा ऊपर जाए। दोपहर में आते आते कभी कभी अगले दिन की ट्रेडिंग जो होती है वो सुबह की करेक्शन में आती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें मतलब आप देखें, अगर बैंकिंग इंडस्ट्री का आप एनालिसिस देखें बजट के लिए, बैंकिंग इंडस्ट्री ने एक 4 pronged अप्रोच रखी है सरकार के सामने, जिसके अंदर एक्सपेक्टेशंस हैं, जिसके अंदर एक्सपेक्टेड टैक्स चेंजेस हैं, जिसमें डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का चेंजेस है, और कुछ दूसरे सोशल रिफॉर्म्स की एक्सपेक्टेशंस करी हैं। जी। तो आप देखें कि ये 66 डेज का सेशन आने वाला है, 66 दिन का सेशन आएगा जी। और 66 दिन में से जो पहला हिस्सा होगा वो तो हमारे कॉलोनियल माइंडसेट के साथ चलेगा जी। लेकिन आशा करते हैं कि सेशन का बजट सत्र का दूसरा हिस्सा कॉलोनियल माइंडसेट को छोड़कर एक नए जमाने में प्रवेश करेगा, एक नई पार्लियामेंट बिल्डिंग में चलेगा जी। और पूरा विश्व उसको देखेगा। भारत ख्याति प्राप्त देश है आज की तारीख में जी। और मैं ये भी समझता हूं कि ये निर्मला जी का 5वां बजट और हमारा 9वां बजट है जी। मुझे लगता है कि 2024 के चुनावों से पहले भाजपा का ये बजट देश को एक सौगात और देगा, जिसके अंदर हर तबके का ध्यान रखा जाएगा। जी, ये अच्छा है कि आपको अभी से चिंता होने लग गई है, क्योंकि आखिरी बजट है और चुनाव आने वाले हैं 2024 के, तो आपकी चिंता इस बजट को लेकर और चुनाव को लेकर है। लेकिन सर, दो बातें महत्वपूर्ण है, अभी डॉक्टर कोहली भी कह रहे थे। एक तो इनइक्वलिटी जो है हमारे यहाँ इनकम की, वो बढ़ी है। 10% लोगों के पास 25,000 रुपये कमाते हैं, 10% लोग, यानी 14 करोड़ लोग 140 करोड़ में से। दूसरी बात जिसे आप बड़ी क्रेडिट देते हैं, मैं डॉक्टर कोहली से भी समझूंगा कि 80 करोड़ लोगों को आप 5 किलो अनाज मुफ्त दे रहे हैं। ये देश की रोजी पिक्चर बताता है, या आपने कुछ नहीं किया प्रभु, इस वजह से 80 करोड़ लोगों को भोजन मुफ्त में देना पड़ रहा है? मुझे एक बात बताइए विजय भाई, आप दुनिया की सबसे ज्यादा डेवलप्ड इकोनॉमी किसको मानते हैं? जी, मैं तो हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं। अपने घर में क्या है हाल? मेरे घर में दाल रोटी ठीक से मिल रही है कि नहीं मिल रही है, उसकी बात करिए। करेक्ट। नहीं, मैंने एग्जाम्पल इसलिए दिया, मैं कभी विदेशों का एग्जाम्पल नहीं देता, मैंने एग्जाम्पल इसलिए दिया कि विश्व की टॉप 5 बड़ी इकोनॉमीज जी, जो सक्सेसफुल इकोनॉमीज हैं, जो डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं, डेवलप्ड देश हैं, जो विश्व को चलाते हैं जी, उनके अंदर जब सोशल सिक्योरिटी के नाम से बहुत कार्य होता है उनके सिटीजन्स के लिए, तो भारत तो उनके आसपास भी नहीं है अभी। भारत तो अब पिछले 10 साल में उभरना शुरू हुआ। भारत ने पिछले 20 साल में करवट ली, पिछले 10 साल में उभरना शुरू हुआ। सडनली भारत के अंदर एक जो 1 रुपया टैक्स पेयर देता है वो 1 रुपया ही नीचे जा रहा है। जी। भाई राजीव गांधी, विजय भाई आपकी रिपोर्ट है राजीव गांधी के ऊपर, जब उन्होंने बोला था कि 100 रुपए जाते हैं तो 10 रुपए पहुंचते हैं, जी, है ना। तो मतलब अगर अपने पास एक सोशल सिक्योरिटी के नाम पे कुछ करेक्शंस हो रहे हैं सोसाइटी पे और उनका हाथ थामा जा रहा है सरकार के द्वारा, तो मुझे नहीं लगता है कि इसको हमें एक वीकनेस के तौर पे देखना चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रहा है हर तबके को। अगर जरूरत पड़ रही है ना, जरूरत पड़ रही है। अगर आप बड़ा व्यापारी वर्ग देख लें तो चलो नीचे के तबके को खाना दे रही है सरकार, लेकिन अगर आप बड़ा व्यापारी वर्ग देख लें तो उनको कैपिटल मुहैया करा रही है, रुपया मुहैया करा रही है। जी, ठीक है, तो भाई वो भी तो खाना ही है। जी। डॉक्टर कोहली, जो बात वैभव जी कह रहे हैं, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि ये जो इनइक्वलिटी है, ये जो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त भोजन है, ये किस तरह की रोजी पिक्चर है? दुनिया में जो नंबर 3 पर सबसे ज्यादा आमदनी वाले या संपत्ति वाले उद्योगपति है वो हमारे देश में है, लेकिन उनका नाम देश के बड़े इनकम टैक्स पेयर्स की 15 लोगों की लिस्ट में भी नहीं है। ये किस तरह की इनइक्वलिटी है? और आप रोज बना देते हैं फॉर्म 16 भर के भेज देना विजय भाई, तनख्वाह मिलती नहीं, उससे पहले आपका फॉर्म 16 की चिंता रहती है। तो जो गरीब आदमी है उसका टैक्स तो आप
लेने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं जो बड़े लोग हैं, और जैसे वैभव जी ने भी कहा कि 80 करोड़ लोगों को दे रहे हैं और अब व्यापारियों को भी कैपिटल उपलब्ध करवा रहे हैं, हालांकि उसकी लेकर भी आलोचना होती है। कुछ समझाइए सर थोड़ा सा मुझे। देखिए, ये जो 80 करोड़ लोगों को 81 करोड़ 40 लाख, अगर मैं प्रिसाइज नंबर बताऊं, जिन लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण, अब गरीब को मैं इन्वर्टेड कॉमर्स में डालता हूं, गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत जो मिल रहा है, तो लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा है। बल्कि मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ मेरे साथी अर्थशास्त्री हैं यूरोप में, अमेरिका में, उनसे बात कर रहा था। उन्होंने मेरे से सवाल पूछा कि अगर आपके 81 करोड़ 40 लाख लोगों को, 810 मिलियन लोगों को अगर अनाज 5 किलो मिल रहा है, दिसंबर 2023 तक का वादा है, तो क्या हम ये मान लें, ये सवाल मेरे से सीधा पूछा गया, मैं ऐसे का ऐसे ही बता रहा हूं आपसे, क्या हम ये मान लें कि भारत में 81 करोड़ 40 लाख गरीब लोग हैं जिनके पास अपने आप अन्न जुटाने की क्षमता नहीं है? ये सीधा सवाल था मेरे से। जी बिल्कुल सवाल। मैंने क्या जवाब दिया? मैंने कहा अगर भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और अगर आज भारत IMF द्वारा चमकता सितारा बताया जाता है, तो ये जो 81 करोड़ 40 लाख लोग हैं, ये जरूरी नहीं कि इनका अन्न या इनका राशन या इनकी रसोई उन 5 किलो अनाज के सहारे चल रही है। मुझे लगता है कि सरकार ने एक मुहिम चलाई कि आपकी कुछ, जब कोविड के दौरान जब दिक्कत आई, तो मुझे लग रहा है ये 5 किलो अनाज बहुत सारे ऐसे लोग भी ले रहे हैं, जिसपे बल्कि मैं वैभव का ध्यान खींचना चाहूंगा और उनको ध्यान देना चाहिए। बहुत सारे ऐसे परिवार 5 किलो अनाज ले रहे हैं जिनको शायद इसकी जरूरत नहीं है, उनकी आमदनी अच्छी खासी है, उनके घर में 3-3, 4-4 लोग कमाते हैं, पर वो मौके को छोड़ना नहीं चाहते कि जो आ जाए ले लो, मुफ्त में चीज आ रही है क्यों छोड़ो। तो ये मुझे लग रहा है ये विश्लेषण करने की जरूरत है, क्योंकि जहां एक तरफ ये सरकार की प्रशंसा का विषय है कि 81 करोड़ 40 लाख लोगों को आप इतने महीनों से लगातार 5 किलो अनाज दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ये प्रश्न चिन्ह, जो मेरे से प्रश्न पूछा गया, ये प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि क्या आप सर्टिफाई कर रहे हैं, क्या आप इस बात पे सर्टिफिकेट लगा रहे हैं कि आपके 81 करोड़ 40 लाख लोग अगर ये 5 किलो नहीं मिला तो भूखे सोएंगे? इसका जवाब है ना, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग हैं। और मैं वैभव भाई से आपके कार्यक्रम के माध्यम से भाजपा से ये गुजारिश करूंगा कि इस अन्न को बर्बाद ना होने दे। ये अन्न उन लोगों के पास भी जा रहा है जिसको इनकी जरूरत नहीं है। मैं खुद, मुझे सुनने में आया ऐसे लोग जो जाके इसको ले आते हैं क्योंकि उनको लगता है मुफ्त की चीज है। तो ये पहली बात तो ये पैमाना नहीं है, और ये पैमाना बनता जा रहा है। ये भी सरकार को विचार करना चाहिए कि ये 81 करोड़ 40 लाख सरकार को मापने का, भारत की जनता की इनकम को मापने का एक पैमाना बन रहा है, जो कि मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, क्योंकि सरकार एक अच्छी मंशा से लोगों की मदद कर रही है। ये तो बात हुई 81 करोड़ 40 लाख की। और एक जो मैं चीज और जोड़ना चाहूंगा विजय, वो यहां पर ये है कि अगर आपको लोगों की आय बढ़ानी है, तो आपको जो सरकारी खर्च है, जिसमें सरकार ने अच्छा काम किया है, 7.5 लाख करोड़, जितने हम अफोर्ड, देखिए उतनी चादर पसरेगी जितनी बड़ी सौर, एक कहावत है पुरानी, जितना हम अफोर्ड कर सकते हैं हम उतना ही अफोर्ड कर पाएंगे। हम ये तो नहीं हो सकता कि आप 9-9.5 लाख, मैं उम्मीद कर रहा हूं कल बजट में अनाउंसमेंट होगी, उसकी जगह आपको 20 लाख करोड़ हो जाए। ये सच नहीं है। ये भी सच है कि 140 करोड़ में से कुल 1% लोग, 1.5 करोड़ लोग विजय असल में टैक्स देते हैं, जो असल में देते हैं। तो ये बताता है कि भारत में जो आमदनी है, पर कैपिटा इनकम जो है, वो बहुत ज्यादा नहीं है। तो वही जो मैंने शुरू में बात करी कि कृषि क्षेत्र पर निर्भरता को हम जैसे जैसे कम करेंगे, वैसे वैसे ये इनइक्वालिटी ऑफ इनकम भी, क्योंकि कृषि क्षेत्र विजय, ये तो आप भी मानेंगे, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, कि कृषि क्षेत्र कुल मिला के अगर हम देखें तो वो बहुत ज्यादा मुनाफे का सौदा नहीं है। वहां ज्यादातर किसानों को, छोटे किसान है, उनको घाटा होता है। तो कृषि क्षेत्र को हमको मुनाफे में लाना पड़ेगा। मुझे लग रहा है जैसे ही कृषि क्षेत्र मुनाफे में आएगा, जैसे ही कृषि क्षेत्र पर निर्भरता कम होगी, हमारी आमदनी आपको बहुत तेजी से बढ़ती हुई विजय दिखाई देने लगेगी। जी, मुनाफे में बदलेगी हमारी किसान की जो अर्थव्यवस्था है वो, लेकिन जिन लोगों को टैक्स देना चाहिए और जो मुनाफे में चल रहे हैं वो टैक्स दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, इस पर भी चर्चा करेंगे। राजीव, क्या अपडेट है? क्या प्रधानमंत्री वहां पहुंच गए हैं संसद भवन, और कितनी देर में वहां पर पहुंच रहे हैं, और आगे की क्या कार्रवाई? क्या आपको लग रहा है कि आम आदमी पार्टी के अलावा कुछ और पार्टीज है जो बजट सत्र में अभिभाषण का जो है बाइकआउट कर सकती हैं? अभी तक आम आदमी पार्टी की तरफ से ही स्टेटमेंट आया है कि वो लोग जो है अभिभाषण को बाइकआउट करेंगे। कांग्रेस पार्टी के तरफ से यह योजना है कि
बीबीसी डॉक्यूमेंट्री और अडानी ग्रुप को लेकर के वो लोग सवाल पूछ सकते हैं, सरकार को घेर सकते हैं, क्योंकि जो LIC का जो निवेश हुआ है अडानी ग्रुप में, वह एक बड़ा मुद्दा कांग्रेस पार्टी ने बनाया है। कल कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता से मेरी बात हो रही थी, तो दो ऐसे महत्वपूर्ण विषय, बीबीसी डॉक्यूमेंट्री और यह अडानी ग्रुप में निवेश, इसको बड़ा मुद्दा विपक्ष बनाने की तैयारी में है। और यही वजह है कि आज जो है कांग्रेस के जो नेता हैं, भले वो लोग जम्मू कश्मीर में हैं, लेकिन पूरी रणनीति बनाए हुए हैं, वह पहुंचते ही इस मसले को पार्लियामेंट में उठाएंगे। जहां तक बाइकाट की बात है, तो अभी तक आम आदमी पार्टी के लोग बाइकाट की बात कर रहे हैं, लेकिन वहीं कुछ नेता, विपक्ष के ही नेता बता रहे हैं कि यह गलत परंपरा है। आप अभी राष्ट्रपति का अभिभाषण अभी शुरू नहीं हुआ, सुने नहीं, उसके पहले इस तरह का जो सवाल खड़ा किया जा रहा है, यह भारतीय लोकतंत्र में यह गलत परंपरा की शुरुआत हो रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति का अभिभाषण सुनने के बाद, चूंकि सभी लोग बहुत ध्यान से सुनते हैं, चाहे वो पार्लियामेंट में बैठे हुए जनप्रतिनिधि सांसद हों या शहर में गांव में बैठे हुए लोग हैं, सभी लोग बजट सत्र को लेकर बहुत ही एक्टिव होते हैं और आज की जनरेशन बहुत ज़्यादा एक्टिव है। तो इस तरह का सवाल नहीं खड़ा करना चाहिए। उम्मीद है कि हर सेक्टर, चूंकि हर वर्ग के लोग उम्मीद कर रहे हैं कि उनको इस बजट में कुछ रिलीफ मिलेगा, इसी ताक में सभी लोग जो है उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं। जी भारत राष्ट्र समिति जो BRS है, पहले तेलंगाना राष्ट्र समिति थी, और आम आदमी पार्टी ने बहिष्कार को लेकर जो राष्ट्रपति का अभिभाषण हो रहा है उस पर चर्चा की है और वो उन्होंने ऐलान किया है कि वो इसका बहिष्कार करेंगे। BRS के जो लीडर हैं वो क्या कह रहे हैं, एक बार उसको सुन लेते हैं, फिर आगे चर्चा करते हैं। BRS और आप पार्टी दोनों हमने डिसाइड किया है कि आज प्रेसिडेंशियल एड्रेस जो होती है हर पार्लियामेंट के पहले, बजट सेशन के पहले प्रेसिडेंट एड्रेस करती है, वो गवर्नमेंट की प्रोग्राम्स को, उनके पॉलिसीज़ को बताती है। वो कैबिनेट लिखने के बाद ही वो प्रेसिडेंशियल एड्रेस आता है। वो एड्रेस को हम बाइकाट करना चाह रहे हैं। वो एक पर्सनल एनिमोसिटी नहीं है पे, हम लोग उसे बाइकाट करके हाउस में नहीं जाना चाह रहे। इसका मतलब क्या था, ये एक डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट है, हाईलाइट करने के लिए कि गवर्नमेंट ने इस 8 साल में एंड पर्टिकुलरली गुज़िश्ता साल में पूरे सेक्टर्स पे, गवर्नेंस के पूरे सेक्टर्स पे उन्होंने फेल हुए हैं, और उस फेलियर्स को हाईलाइट करने के लिए, ताकि कल डिस्कशन, डिबेट जो होती है पार्लियामेंट में, वो इस चीज़ों पे हो और गवर्नमेंट भी इसको एड्रेस करे और इसको ठीक करे। के लीडर थे जो राष्ट्रपति के अभिभाषण पे बात कर रहे थे। राष्ट्रपति का अभिभाषण 11 बजे शुरू होगा। आप देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पर एक ग्राफिक है जो बताता है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के लिए किस तरह के प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है। आर्टिकल 86 के तहत राष्ट्रपति अभिभाषण देते हैं और आर्टिकल 87(1) के तहत राष्ट्रपति दोनों सदनों को संबोधित करते हैं, और उनके आने को लेकर, उनके प्रोटोकॉल को लेकर भी एक खास व्यवस्था होती है कि राष्ट्रपति जब अपने कारवां के साथ पहुंचते हैं नॉर्थ वेस्ट गेट पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी संसद भवन पहुंच गए हैं अभिभाषण से पहले, अभिभाषण के कार्यक्रम से पहले राष्ट्रपति पहुंचेंगे उससे पहले, क्योंकि प्रधानमंत्री को भी उनका स्वागत करने के लिए रहना होता है। प्रधानमंत्री संसद के परिसर में पहुंच गए। गेट नंबर 9 जो है प्रधानमंत्री के कार्यालय का होता है और वो अब मीडिया को संबोधित करेंगे। तो एक बार सुन लेते हैं प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं, फिर आगे चर्चा जारी रखेंगे। 2023 का वर्ष आज बजट सत्र का प्रारंभ हो रहा है और प्रारंभ में ही अर्थ जगत के जिनकी आवाज को मान्यता होती है, वैसी आवाज चारों तरफ से सकारात्मक संदेश लेकर के आ रही है। आशा की किरण लेके आ रही है, उमंग का आगाज लेकर के आ रही है। आज एक महत्वपूर्ण अवसर है। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति जी की आज पहली ही संयुक्त सदन को वो संबोधित करने जा रही है। राष्ट्रपति जी का भाषण
भारत के संविधान का गौरव है, भारत की संसदीय प्रणाली का गौरव है और विशेष रूप से आज नारी सम्मान का भी अवसर है और दूर सुदूर जंगलों में जीवन बसर करने वाले हमारे देश के महान आदिवासी परंपरा के सम्मान का भी अवसर है। न सिर्फ सांसदों को, लेकिन आज पूरे देश के लिए गौरव का पल है कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति जी का आज पहला उद्बोधन हो रहा है और हमारे संसदीय कार्य में गत 6-7 दशक से जो परंपराएं विकसित हुई हैं, उन परंपराओं में देखा गया है कि अगर कोई भी नया सांसद जब पहली बार सदन में बोलने के लिए खड़ा होता है तो किसी भी दल का क्यों न हो, जो पहली बार बोलता है तो पूरा सदन उनको सम्मानित करता है, उनका आत्मविश्वास बढ़े उस प्रकार से एक सानुकूल वातावरण तैयार करता है। एक उज्जवल और उत्तम परंपरा है। आज राष्ट्रपति जी का उद्बोधन भी पहला उद्बोधन है। सभी सांसदों की तरफ से उमंग, उत्साह और ऊर्जा से भरा हुआ आज का ये पल हो, ये हम सबका दायित्व है। मुझे विश्वास है हम सभी सांसद इस कसौटी पर खरे उतरेंगे। हमारी देश की वित्त मंत्री भी महिला हैं। वे कल और एक बजट लेकर के देश के सामने आ रही है। आज के वैश्विक परिस्थिति में भारत के बजट के तरफ न सिर्फ भारत का लेकिन पूरे विश्व का ध्यान है। डावाडोल विश्व की आर्थिक परिस्थिति में भारत का बजट भारत के सामान्य मानवी की आशा आकांक्षाओं को तो पूरा करने का प्रयास करेगा ही, लेकिन विश्व जो आशा की किरण देख रहा है उसे वो और अधिक प्रकाशमान नजर आए। मुझे पूरा भरोसा है निर्मला जी इन अपेक्षाओं को पूर्ण करने के लिए भरपूर प्रयास करेगी। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए सरकार, उसका एक ही मकसद रहा है, एक ही मोटो रहा है, एक ही लक्ष्य रहा है और हमारी कार्य संस्कृति के केंद्र बिंदु में भी एक ही विचार रहा है, इंडिया फर्स्ट, सिटीजन फर्स्ट। सबसे पहले देश, सबसे पहले देशवासी, उसी भावना को आगे बढ़ाते हुए ये बजट सत्र में भी तकरार भी रहेगी, लेकिन तकरीर भी तो होनी चाहिए। और मुझे विश्वास है कि हमारे विपक्ष के सभी साथी बड़ी तैयारी के साथ, बहुत बारीकी से अध्ययन करके सदन में अपनी बात रखेंगे। सदन देश के नीति निर्धारण में बहुत ही अच्छी तरह से चर्चा करके अमृत निकालेगा, जो देश को काम आएगा,
मैं फिर एक बार आप सबका स्वागत करता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। अब सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बजट सत्र के शुरू होने से पहले, राष्ट्रपति के अभिभाषण से पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि बड़ा गौरव का अवसर है जब हमारे यहाँ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अभिभाषण के लिए संबोधित करेंगी सदन को, दोनों सदनों को, संयुक्त सत्र को, राज्यसभा और लोकसभा का सेंट्रल हॉल में। और ये पहला मौका है कि कोई आदिवासी महिला राष्ट्रपति है जिनका पहला अभिभाषण हो रहा है। और इसके साथ ही एक और गौरव का पल है कि हमारी वित्त मंत्री भी महिला हैं, निर्मला सीतारमण। उनका ये संभवतः आखिरी बजट हो इस लोकसभा में जिसको चर्चा कर रहे हैं। आप तस्वीरें देख रहे हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने काफिले के साथ निकलेंगी, अभी राष्ट्रपति भवन से निकल रही हैं और यहाँ से कुछ देर में उनका काफिला रवाना होगा। उनका पूरा कारवा तैयार है जो उनकी इंतज़ार कर रहा है और यहाँ से राष्ट्रपति पहुँचेंगी सीधे संसद भवन। राष्ट्रपति के लिए अनुच्छेद 87(1) के तहत राष्ट्रपति दोनों सदनों को संबोधित करती हैं। आम चुनाव के बाद आपको जानकारी है कि पहला सत्र और हर साल का पहला सत्र यानी कि जो बजट सेशन होता है उसे राष्ट्रपति अपने अभिभाषण के साथ शुरू करते हैं। संसद के दोनों सदनों को राष्ट्रपति सेंट्रल हॉल में अब तक संबोधित करते रहे हैं। ये बजट सत्र है और संभावना ये भी है कि जो हमारा मौजूदा संसद भवन है उसमें राष्ट्रपति का ये आखिरी अभिभाषण हो। उम्मीद की जा रही है कि अगले सत्र तक जो है नया संसद भवन हमारा बनकर तैयार हो जाएगा। तो संसद भवन का ये जो सेंट्रल हॉल है उसमें अभिभाषण हो रहा है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का, जो पहली आदिवासी महिला हैं। इससे पहले प्रतिभा पाटिल महिला राष्ट्रपति हमारी रही हैं, तो महिला के तौर पे दूसरी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, लेकिन पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं, जिसके लिए प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि हमारे आदिवासी गौरव का, सम्मान का यह अवसर है कि जिसमें आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं और वो पहली बार संसद के दोनों सदनों को संबोधित कर रही हैं सेंट्रल हॉल में। अभी सलामी ले रही हैं अपने गार्ड की, प्रेसिडेंट गार्ड की, और इसके बाद वो यहाँ से रवाना होंगी संसद भवन के लिए अपने। कुछ ही समय के उपरांत राष्ट्रपति महोदय की कारों का काफिला संसद की ओर प्रस्थान करेगा। सबसे आगे आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं राष्ट्रपति भवन से। रायसेना हिल पर बना हुआ राष्ट्रपति भवन दुनिया के सबसे बेहतरीन और सबसे बड़े किसी राष्ट्र प्रमुख का ये भवन माना जाता है। राष्ट्रपति भवन जो रायसेना हिल पर बना हुआ है। राष्ट्रपति अपनी कार में बैठ गई हैं और अब उनका काफिला रवाना होगा संसद भवन की तरफ। संसद के उत्तर पश्चिम दरवाजे से राष्ट्रपति की एंट्री होती है, जहां उनका सबसे पहले राज्यसभा के जो चेयरमैन है यानी उपराष्ट्रपति हैं वो स्वागत करते हैं। फिर बॉडीगार्ड की टुकड़ी कतारबद्ध होते हुए परंपरागत सेरेमोनियल अंदाज में राष्ट्रपति भवन से विजय चौक तक का रास्ता और उसके बाद संसद भवन की ओर अग्रसर होगा ये काफिला। राष्ट्रपति महोदया की कार के दाहिने ओर रेजिमेंट के कमांडेंट कर्नल अनूप तिवारी अपने घोड़े पर सवार और बाईं ओर रेजिमेंट के सेकंड इन कमांड लेफ्टिनेंट कर्नल रमाकांत यादव। प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड घुड़सवार अंगरक्षकों की ये रेजिमेंट भारतीय सेना की सबसे वरिष्ठ रेजिमेंट्स में गिनी जाती है। वर्ष 2023 इस रेजिमेंट के लिए बहुत खास है क्योंकि राष्ट्रपति के अंगरक्षक वाराणसी में 1773 में अपनी स्थापना के बाद से 250 साल पूरे कर रहे हैं। प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड राष्ट्रपति के अंगरक्षक न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया की सभी रेजिमेंट्स में अद्भुत और विशिष्ट हैं।
वरिष्ठतम घुड़सवार रेजिमेंट माननीय राष्ट्रपति के समारोहिक दायित्वों का निर्वहन करती है। देख सकते हैं कि रेजिमेंट के कमांडेंट कर्नल अनूप तिवारी राष्ट्रपति महोदया की लिमोजीन के दाहिनी ओर और बाईं ओर रेजिमेंट के सेकंड इन कमांड लेफ्टिनेंट कर्नल रमाकांत यादव। जयपुर कॉलम को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ते हुए ये काफिला विजय चौक की ओर अग्रसर होता हुआ राष्ट्रपति भवन का आयरन गेट, जिसे राष्ट्राध्यक्षों के आगमन, प्रस्थान और ऐसे ही विशिष्ट अवसरों के तौर पर खोला जाता है। प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड की टुकड़ी के ठीक पीछे ऑफिशियल कारकेड, आधिकारिक कारों का फासला जो संसद भवन की ओर प्रस्थान कर रहा है। राष्ट्रपति महोदया के इस काफिले में जो प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड की टुकड़ी है, राष्ट्रपति समारोहिक अंगरक्षक, वो दो भागों में दरअसल बटे होते हैं। एक टुकड़ी आगे चलती है और बिगुल वादक राष्ट्रपति महोदय के पीछे अपना स्थान ग्रहण करते हैं। आप देख रहे हैं सीधी तस्वीरें राष्ट्रपति माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जो काफिला है वो राष्ट्रपति भवन से निकल रहा है। ये जो आयरन गेट है, जिसे मुख्य द्वार कहा जाता है राष्ट्रपति भवन का, ये सिर्फ राष्ट्रपति और राष्ट्राध्यक्षों के आगमन और प्रस्थान के लिए खोला जाता है। आमतौर पर ये बंद रहता है। इससे पहले बिल्कुल सामने जयपुर स्तंभ बना हुआ है राष्ट्रपति भवन के अंदर, और वहाँ से अब ये विजय चौक के लिए रवाना हो रहा है। विजय चौक पहुँचकर वहाँ से लेफ्ट में बाईं और संसद भवन बना हुआ है, वहाँ प्रवेश करेगा। संसद भवन के उत्तर पश्चिमी द्वार पर नॉर्थ वेस्ट गेट जो है, वहाँ पर राष्ट्रपति की एंट्री होती है, जहाँ सबसे पहले उनका राज्यसभा के सभापति यानी उपराष्ट्रपति स्वागत करते हैं। राष्ट्रपति सेंट्रल हॉल, उसके बाद राज्यसभा में के चेयरमैन के स्वागत के साथ साथ प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष और संसदीय कार्य मंत्री और दोनों सदनों के महासचिव भी राष्ट्रपति के स्वागत के लिए, अभिवादन के लिए मौजूद रहते हैं। वहाँ से राष्ट्रपति स्वागत के बाद सेंट्रल हॉल में प्रवेश करते हैं। सेंट्रल हॉल में उनके दाईं ओर राज्यसभा के सभापति और बाईं ओर लोकसभा के अध्यक्ष बैठते हैं। ये भी प्रोटोकॉल के तहत है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के सामने नीचे पहली रो में बैठते हैं, जहाँ पर विपक्ष के नेता के लिए भी व्यवस्था होती है और केंद्रीय मंत्रियों के लिए व्यवस्था होती है। राष्ट्रपति के दाईं ओर राज्यसभा के सभापति और बाईं ओर लोकसभा के अध्यक्ष बैठते हैं। फिर वहाँ पर ट्रम्पेट से उनका स्वागत होगा और उसके बाद राष्ट्रगान, और राष्ट्रगान के बाद राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा। ये काफिला चल रहा है विजय चौक से संसद भवन की तरफ। संसद भवन पहुंचेगा और संसद भवन पर प्रधानमंत्री उनकी अगवानी के लिए मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री, राज्यसभा के सभापति और लोकसभा के अध्यक्ष। ये रायसीना हिल है, आप देख रहे हैं। विजय चौक से ये सीधी आप तस्वीर देख रहे हैं। विजय चौक से राष्ट्रपति भवन सामने दिखाई देता है। विजय चौक से प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड जो हैं उनके साथ चलते हैं। सेरेमोनियल कार्रवाई से कहा जाता है। एक ज़माने तक कार की बजाय विशेष बग्घी का इस्तेमाल राष्ट्रपति के लिए किया जाता था, राष्ट्रपति के आवागमन के लिए। जी, हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। डॉक्टर शरद कोहली भी जुड़े हुए हैं, वैभव गुप्ता अग्रवाल भी जुड़े हुए हैं और कृष्ण कुंतल कांग्रेस के नेता भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर कोहली, आप आर्थिक सर्वेक्षण का छोटा सा मुझे बताएं कि क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप आर्थिक सर्वेक्षण से और बजट से? बहुत छोटा सा जवाब हमें चाहिए। फिर राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा। वैभव, आप अगर मुझे सुन पा रहे हैं तो आप बताइए कि आप किस तरह की उम्मीद रख रहे हैं बजट से भी और अभिभाषण के बाद आर्थिक सर्वेक्षण से? क्या आपको पिक्चर रोजी दिखाई दे रही है?
देखिए रोजी तो हमारी महिला मित्र का नाम है, लेकिन मैं आपको बताऊं, भारत में भारत में इतने अलग अलग पड़ाव हैं विजय भाई, इतने अलग अलग तबके हैं कि सारे तबकों को एक छत के नीचे लाना एक साथ, वो तो मुझे नहीं लगता है कि पॉसिबल होगा। लेकिन मुझे आशा ये है कि भाजपा सरकार, एनडीए सरकार भाजपा के नेतृत्व में एक ऐसे बजट को पेश करेगी जो पिछले 4-5 बजट्स में करेक्शन करता आया है जी। अगर आप भाजपा के पिछले 5 बजट भी अगर उठा के देख लें तो आपको ये नजर आएगा कि उनमें सब में एक धागा जुड़ा हुआ है। जैसे आप इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड की बात कर लें जी, उसमें एजुकेशन स्पेंड की बात कर लें, या डिफेंस अपग्रेडेशन की बात कर लें, या मेडिकल अपग्रेडेशन की बात कर लें फैसिलिटीज़ की, या आप टैक्सेशन में बदलाव, टैक्सेशन सिस्टम में बदलाव की बात कर लें, या आप अलग अलग टॉपिक्स उठा के देख लें, उन सभी में कुछ ना कुछ एक धागा चलता हुआ आ रहा है जो करेक्शन पे करेक्शन हो रहा है। ठीक है कुंतल साहब, तो मुझे ये लगता है जी कुंतल साहब, छोटा सा सवाल आपसे भी कि प्रधानमंत्री ने कहा कि सदन में तकरार हो वो तो ठीक है, लेकिन तकरीरें भी होनी चाहिए। हमारे जो सांसद हैं वो पूरी तैयारी करके इस बजट सत्र का फायदा उठाएं। विजय जी, पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि श्रीनगर से फ्लाइट नहीं लैंड होने के कारण बहुत सारे सांसद हमारे श्रीनगर में ही हैं, परंतु हमारी पूर्व कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी जी इस अभिभाषण के दरमियान सदन में रहेंगी और कांग्रेस पार्टी पूरी तैयारी से बजट सत्र में रहेगी। और मैं सत्ता पक्ष को यह कहना चाहूंगा कि वो तैयार रहें, उन्हें जवाब देना होगा आर्थिक विषमता के लिए। उन्हें बताना होगा कि क्यों 5% इस देश के लोग 60% इस देश की संपदा के मालिक हैं और अंतिम 50% के पास सिर्फ 3% संपदा क्यों है। उन्हें यह भी बताना होगा कि बेरोजगारी का यह आलम क्यों है। तो 20 साल से 29 साल के युवा वर्ग में बेरोजगारी का दर 30% पहुंच गया है। इन सब बातों का जवाब देना होगा। और अंत में सरकार को इस बात को भी हम चेताएंगे कि भाषण से पेट नहीं भरता, रोजगार दो, रोजगार दो। जी, रोजगार पर चर्चा, जी रोजगार देना होगा। जी जी विजय जी, जी रोजगार पर चर्चा होनी चाहिए। और आपने जो इनइक्वलिटी ऑफ इनकम और असेट्स की बात की है, तो वो तो लेगेसी कुंतल साहब आपकी सरकार के साथ से चलती जा रही है। कोई मौजूदा सरकार ने न तो बनाई है और न उसको कम करने में कोई बहुत बड़ा योगदान दिया, ऐसा मैं समझता हूँ। आप देख रहे हैं कि राष्ट्रपति का जो काफिला है वो राष्ट्रपति भवन से निकलकर अब संसद भवन पहुंच रहा है। वो नॉर्थ वेस्ट गेट से उसकी एंट्री होगी, विजय चौक से वो मुड़ चुका है। कुछ ही देर में आपको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संसद भवन में पहुंच जाएंगी, उनका काफिला पहुंच रहा है।